आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 13 अगस्त 2025 को ये पेपर हुआ है। सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर मैथ वाले सेक्शन में कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो अगर इस चैनल को आप रेगुलरली अगर फॉलो कर लेते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको मैथ वाले सेक्शन में एक सिंगल क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं वही तरीके और वही अप्रोच वीडियो में सिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे आप एग्ज़ाम में कम से कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और जहाँ पे ज़रूरत होती है कॉन्सेप्ट की वहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करता हूँ जिससे आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए। तो इसीलिए अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना आपका कोई भी टाइम वेस्ट किए हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 171 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। इसके पहले के जितने शिफ्टों में पेपर हुए हैं उन सभी के सॉल्यूशन मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। और आप जानते भी होंगे कि रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर कितना रिपीट करता है, पैटर्न वही रहता है, बस वैल्यू बदल जाती है। तो ग्रुप डी की तैयारी के लिए सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि जो अभी हाल ही में पेपर हुए हैं अगर अच्छे से हम तैयारी कर लेते हैं तो आने वाले पेपर में उसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। तो अगर सम संख्या अगर 2 है तो सबसे अंतिमी यानी कि 171वीं सम संख्या क्या हो जाएगी, तो 171 इंटू 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 4 6 8 सब में 2 2 का गुणा करने के बाद से अगली सम संख्या प्राप्त होती जाएगी। और जब भी आपको आंकड़े दिए हों और उनके बीच में गैप सेम हो तो कभी भी आपको औसत निकालना हो तो पहला और अंतिम इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, यही औसत निकल के आ जाता है। तो 2 से कट करूँगा तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 बचेगा, यहाँ 171 171 में 1 जोड़ दूंगा तो 172 क्या हो जाएगा, इनका औसत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और आधार की जो परिधि है वो 44 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आधार की परिधि यानी कि 2πr, इसकी वैल्यू आपको कितना दिया है, तो 44 दिया है। तो अगर मैं पाई की वैल्यू 22/7 रखता हूँ तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो सॉल्व करूँगा मैं तो 22 दूना के 44, ये आपका 44 कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू 7 यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है कि आयतन, तो बेलन का आयतन कितना होता है, तो πr² इंटू एच होता है। वैल्यू रख दूंगा मैं तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 निकल के आई है तो स्क्वायर यानी कि 2 बार गुणा, और एच की वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 20 दिया है। सॉल्व करूंगा तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें 20 में एक 10 का फैक्टर दिख रहा है, इसका मतलब जो भी आपका आंसर होगा वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। इसके लास्ट में 3 है, इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 6 है, ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, 10 से विभाजित नहीं होंगे। तो इस तरीके से एक ही आपका ऑप्शन बच रहा है और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सलील को उसकी बिक्री राशि में पहले वर्ष 4% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 24% की वृद्धि प्राप्त हुई। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,61,200 है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी बिक्री कितनी थी। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री x थी तो पहले 4% की वृद्धि यानी कि 104 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर दूसरे वर्ष 24% की वृद्धि यानी कि 124 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये बढ़ के कितना हो जा रही है, तो 1,61,200 हो जा रही है। बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो अगर 4 से कट करता हूँ तो 4 × 12, 4 × 4 हो जाएगा और ये 25 बार चला जाएगा। यहाँ पे अगर 4 से भाग करता हूँ तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8, 2 24, 6 बार चला जाएगा। और इसको 4 से कट करूँगा तो ये 25 बार चला जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 161200 और 25 में 25 का गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 625 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, तो 26 × 31 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं तो ये 26 13 से कट जाएगा, चेक कर लेता हूँ तो 13 दूना के 26 2 बार हो जाएगा, 13 का में 13 हो जाएगा, 3 31, 13 दूना के 26, 5 52, 13 चौक 52 हो जाएगा, 2 जीरो इसके साथ है। 2 से कट कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 6 के 12, 2 दूना के 4 यानी कि 6200 हो जाएगा।
31 दूना के 62 यानी कि 200 हो जाएगा। गुणा कर लूँगा तो 625 का दोगुना कितना हो जाएगा, तो 1250 हो जाएगा। और 1250 के बाद से 2 जीरो, तो यही क्या हो जाएगा, 2 वर्ष पूर्व उसकी क्या हो जाएगी, बिक्री हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 411 और 424 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है यदि इन दोनों संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी अभाज्य संख्या 6n+-1 इसी के फॉर्म में होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि इस फॉर्म में हो तो अभाज्य संख्या होगी, पर जो भी अभाज्य संख्या होगी वो इसी फॉर्म में होनी चाहिए। तो 411 के पास मैं देख लेता हूँ कि कौन सी ऐसी संख्या है जो कि किससे विभाजित है, तो 6 से विभाजित है। तो अगर मैं चेक कर लेता हूँ, तो अगर इसमें 6 से भाग करता हूँ तो 6 सत्ते 42 यानी कि 6 बार चला जाएगा। 36 5 ये 51 हो जाएगा। और अगर मैं 8 बार लेके चलता हूँ तो 48 आपका यानी कि 3 शेष बच रहा है। तो 3 शेष बच रहा है, अगर इसमें 3 जोड़ देता हूँ तो 414 जो होगा वो किससे विभाजित हो जाएगा, तो ये 6 से विभाजित हो जाएगा। तो अगर इससे एक कम कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, तो 413 हो जाएगा। एक अधिक कर दूंगा तो 415 हो जाएगा। फिर 6 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। एक कम कर दूंगा तो 419 हो जाएगा। एक अधिक कर दूंगा तो 421 हो जाएगा। फिर 6 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 426 हो जाएगा। एक कम कर दूंगा तो 425 हो जाएगा। तो चूंकि 424 तक बताना है तो इस वाली लाइन को तो वैसे ही कैंसिल कर दूंगा। तो मेरे पास वैल्यू क्या बची, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। इन चारों को मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें से चारों में से कौन अभाज्य संख्या है। तो इसके लास्ट में 5 है तो ये तो विभाजित हो जाएगा, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। बाकी को मैं चेक कर लेता हूँ, तो 4 1 5 ये आपका 3 से नहीं कटेगा। ये 4 1 5 9 5 14 ये भी 3 से नहीं कटेगा। 4 2 6 1 7 ये भी 3 से नहीं कटेगा। बाकी 3 से नहीं कटेगा तो और संख्या से चेक कर लेता हूँ। तो 7 से अगर कट करूँ तो 7 5 35 हो जाएगा। 6 63 ये आपका 7 से कट जाएगा, तो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं। तो अगर मैं ऑप्शन पे देखूँ तो सबसे मिनिमम वैल्यू 2 है, तो ये 2 ही संख्याएं आपके पास बची हैं। तो अगर 1 होता तो मैं चेक भी करता, तो चूंकि 2 मिनिमम वैल्यू है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये दोनों प्राइम नंबर है, इसको मैं चेक नहीं करूँगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15,500 को ए बी सी के बीच में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 7 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 2 गुना ये बराबर है, तो ए का हिस्सा कितना होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये जो 7 है, 4 है और ये 2 है, इनका हम एलसीएम निकाल देंगे। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 7 × 4 यानी कि 28 क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा, तो 7 से भाग करूँगा तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 से भाग करूँगा तो 7 बार चला जाएगा तो बी की वैल्यू 7 हो जाएगी। और 2 से भाग करूँगा तो 14 बार चला जाएगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो अगर इन तीनों को मैं जोड़ देता हूँ तो तीनों को जोड़ने के बाद से राशि कितनी हो जाएगी, तो 7 4 11 हो जाएगी। और 14 में 11 जोड़ूंगा तो 25। और इसी 25 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 15,500 दिया है। आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, तो ए का हिस्सा यानी कि 4 की वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल सा मैं इसको क्या करूँगा, विभाजित कर दूंगा। तो विभाजित करूँगा तो ये यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 25 6 का 150 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 25 दूना के 50 यानी कि 620 हो जाएगी एक की वैल्यू। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 620 में 4 का गुणा कर दूंगा मैं, तो 0 हो जाएगा। 4 दूना के 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो 6 चौको 24 हो जाएगा। तो 2480 क्या हो जाएगा, ए का हिस्सा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक डीलर 5 वस्तुएं खरीदे और 2 वस्तुएं मुफ्त पाने की योजना चलाता है। प्रत्येक वस्तु की कीमत अगर 250 रुपये है तो इस योजना के तहत खरीदारी करने वाले ग्राहक को कुल कितनी छूट मिलेगी। तो 5 खरीद पे 2 अगर मुफ्त मिल रहा है और प्रत्येक की कीमत अगर 250 रुपये है तो 250 × 2 इतना रुपये का उसको छूट मिलेगा। तो 250 का दोगुना करूँगा तो 500 क्या हो जाएगा, इतने रुपये की छूट मिलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान कितना होगा। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 9 प्लस हो जाएगा 60 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो भाग दे दूंगा। तो माइनस है तो -12 से क्या कर दूंगा मैं, भाग दे दूंगा।
तो -12 से अगर मैं भाग करता हूँ तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो -5 बार चला जाएगा। दोनों को जोड़ दूंगा तो -9 और -5, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, तो 14 माइनस का हो जाएगा। और इधर प्लस और माइनस का गुणा करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा 2 और इंटू 8 हो जाएगा। 8 में 2 का गुणा करूँगा तो 16, तो -14 और -16 दोनों को जोड़ूंगा तो -30, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सपना ने 20,300 की धनराशि में से कुछ धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। यदि उसे 4 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से बराबर ब्याज प्राप्त होता है तो 10% पे निवेशित जो धनराशि है वो कितनी आपको बताना है। तो मैं मान लेता हूँ कि 10% पे निवेशित धनराशि x है और 4% पे निवेशित धनराशि y है। तो x का 10% के हिसाब से 4 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त होता है वो बराबर किसके है, तो y का 4% के हिसाब से 4 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त हो रहा है उसके बराबर है। तो यहाँ से x और y का मैं रेशियो निकाल दूँ तो ये रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, तो 2 से कट करूँगा तो 5 और ये 2 हो जाएगा। तो x/y ये क्या हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। इसी 7 के वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया कितना है, तो 20,300 दिया है। आपसे पूछ रहा है कि 10% पे निवेशित धनराशि यानी कि x का मान आपसे पूछ रहा है और x का मान माना कितना है, तो 2 माना है। तो यहाँ से अगर 1 की वैल्यू निकाल दूँ तो 7 दूना के 14, 6 63, 7 9 63 यानी कि 2900 हो जाएगा। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसका दोगुना कर दूंगा 2900 का, तो 2900 का दोगुना करूंगा तो 5800 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 74 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 6a² होता है। तो 6 इंटू ए की जगह पर कितना है, तो 74 सेंटीमीटर घन की भुजा है, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपको एक फैक्टर दिख रहा है 6 में, यानी कि जो भी आपका आंसर हो जाएगा वो 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो चेक कर लेता हूँ, तो देखिए ये तो आपका 2 से नहीं कटेगा तो ये आंसर होगा ही नहीं। इसको चेक कर लेता हूँ, तो ये तो दोनों 2 से कटेगा, 3 से चेक कर लेता हूँ, तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 2 10, ये आपका 3 से नहीं कटेगा। इसको चेक कर लेता हूँ, तो 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 4 12 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो इस तरीके से एक ही आपका ऑप्शन बच रहा है, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो मैं बताया हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा आपको ऑप्शन से करना है। तो चेक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस का 7x² यानी कि 10x² प्लस का होगा। इसमें माइनस का है तो ये दोनों आंसर आपके नहीं होंगे, तो या तो चौथा हो सकता है या तो पहला हो सकता है। तो बस लास्ट वाली जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको चेक कर लेता हूँ। तो 7 में 4 का गुणा करूँगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और प्लस का 18 जोड़ूंगा तो आंसर माइनस का 10 होना चाहिए। इसमें तो प्लस का 10 है तो ये भी नहीं होगा, तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन बचा, वही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंजनी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती है। तो लिख देता हूँ, अंजनी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती है। अंजनी और खुशबू मिलकर, तो अंजनी और खुशबू ये दोनों मिलकर उसे 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। तथा अंजनी, खुशबू और सुष्मिता, अंजनी, खुशबू और सुष्मिता ये तीनों मिलकर उसे 15 दिन में कर सकती हैं। तो कह रहा है कि अंजनी और सुष्मिता उसी कार्य को कितने दिनों में, यानी कि ए और एस ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे, यही आपको बता। तो पहले मैं इनकी अलग अलग इफिशियंसी निकाल देता हूँ। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपका 15 हो जाएगा और इंटू 16, यही एलसीएम हो जाएगा। तो अगर मैं 30 से अगर भाग करता हूँ तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो 8 बार चला जाएगा। 16 से भाग करूँगा तो 15 बार चला जाएगा, और 15 से भाग करूँ तो 16 बार। तो ए की इफिशियंसी 8 निकल के आ गई। तो यहाँ से के की इफिशियंसी कितनी निकल के आ जाएगी, तो 8 घटा दूंगा तो के की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी 7। तो देखिए ए और के दोनों की इफिशियंसी 15 है, तो एस की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो 16 में से 15 घटा दूंगा तो एस की इफिशियंसी 1 निकल के आ जाएगी। तो आपको कार्य किससे कराना है, तो टोटल कार्य ये है 15 इंटू 16, इसको कराना है ए और एस से। ए की इफिशियंसी 8 है और एस की 1 है, दोनों को जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा। तो बस 9 से भाग कर दूंगा तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 3 से कट करूंगा तो 3 5 15, 3 3 9 हो जाएगा। 16 में 5 का गुणा करूंगा तो 80/3 क्या हो जाएगा,
लगने वाले दिनों की संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 1924 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर पहली क्रमागत सम संख्या अगर x है तो अगली क्या हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी। इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर करके जोड़ता हूँ तो ये बराबर किसके आना चाहिए, तो 1924 के बराबर आना चाहिए। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि x और प्लस x + 2 इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो अगर इसको मैं जोड़ दूँ तो 2x + 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि अगर ऑप्शन के थ्रू इसको करने का प्रयास करूंगा, तो पहला अगर ऑप्शन अगर मैं मान लेता हूँ 68 है, तो इन दोनों को अगर जोड़ने के बाद से 68 मान लीजिए अगर प्राप्त होता है, तो यहाँ से अगर x का मान निकालूंगा तो 66 को अगर 2 से भाग करूंगा तो कितना हो जाएगा ये, तो 33 हो जाएगा। तो 33 तो आपकी विषम है, तो ये वाला आंसर तो वैसे ही नहीं होगा। 54 को देख लेता हूँ, तो 54 में से अगर 2 घटाऊंगा तो 52, 52 का अगर मैं आधा कर लेता हूँ तो 26 दूना के 52, यानी कि पहला 26 हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के बाद से 54 आपका आ भी रहा है, तो स्क्वायर कितना आना चाहिए, तो 1924 आना चाहिए। देख लेता हूँ मैं, तो लास्ट में इसके 6 है, 6 का स्क्वायर करूँगा तो 36 यानी कि 6 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करूँगा तो 64 यानी कि 4 हो जाएगा। दोनों को जोड़ूंगा तो लास्ट में 0 आना चाहिए, यहाँ तो लास्ट में 4 आ रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो 60 को चेक कर लेता हूँ, तो इसमें से 2 घटाऊंगा तो 58, 58 का आधा करूँगा तो 29 विषम आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही आपका ऑप्शन बच रहा है और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए 2 दिए गए स्टेशनों के बीच 21 दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है। तो ए कितने दिनों में बिछा सकता है, तो 21 दिनों में। बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, और सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 2 दिनों में कर दिया, यानी कि ए प्लस बी और प्लस सी ये तीनों मिलकर 2 दिनों में ये कार्य को कर दिए। तो कह रहा है कि सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो इन तीनों का एलसीएम मैं निकाल दूंगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये आपका 15 हो जाएगा और इंटू 2 हो जाएगा और इंटू 7 हो जाएगा, यही एलसीएम हो जाएगा। तो अगर 21 से भाग करूँ तो ये हो जाएगा आपका 7 × 21 यानी कि 5 दूना के 10 बार चला जाएगा। 15 से भाग करूँ तो 7 दूना के 14 बार चला जाएगा, और अगर 2 से भाग करूँ तो 15 सत्ते 105 बार चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी 10 निकल के आ गई, बी की 14 निकल के आ गई, और इन तीनों की 105 निकल के आ गई। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ के 105 में से घटा दूं तो सी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। तो इन दोनों की एक साथ एफिशिएंसी 24 हो जाएगी। 105 में से 24 घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो ये सी की एफिशिएंसी हो जाएगी, और सी से इस टोटल कार्य को कराने में कितना समय लगेगा, तो सिंपल सा 15 × 2 × 7 डिवाइडेड बाई 81 कर दो, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। 3 से कट करूँगा तो 27 बार चला जाएगा। अब ये विभाजित नहीं होगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, तो 5 दूना के 10, 10 में 7 का गुणा करूँगा तो 70/27 हो जाएगा। तो 27 दूना के 54, 27 दिया तो 70 से ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 सही समथिंग आना चाहिए, और 2 सही 16/27 ऑप्शन नंबर से 3 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो सबसे पहले मैं स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। तो अगर इसको सॉल्व करूं तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 16 में 19 का गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 9 × 19 और इंटू 16 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और प्लस 13 और माइनस कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। सॉल्व कर लेता हूँ, तो 2 से कट कर देता हूँ तो 2 × 7 = 14 हो जाएगा, और 2 × 8 = 16 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये तो किसी से कैंसिल होगा नहीं, और अगर देखूँ तो सभी के जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, अलग अलग, तो सिर्फ लास्ट डिजिट में देख लेता हूँ। तो अगर इसका करूँगा तो 9 × 9 = 81 यानी 1 होगा। 8 में 1 का गुणा करूँगा तो ये 8 हो जाएगा। इससे 7 का इधर गुणा करूँगा तो 7 × 21 यानी कि लास्ट में इसके 1 आएगा, और यहाँ करूँगा तो 7 × 6 = 42 यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और नीचे तो 7 होगा ही होगा। तो अगर जोड़ लेता हूँ तो 8 और 1 9, 9 में से 2 जाएगा, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा, लास्ट में 7 आना चाहिए, और लास्ट में 7 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैंने किया क्या है, तो 9 में 9 का गुणा करूँगा तो 81 यानी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 है, 8 में 1 का गुणा करूँगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया हूँ। इससे 7 का इसमें गुणा हो जाएगा, इस 7 का इसमें गुणा हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम इसका 7 हो जाएगा। तो 7 × 21 लास्ट में 1 आएगा,
और 7 6 42 लास्ट में 2 आएगा, और इस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हमेशा ये तरीके सीखे रहिए, अगर यूज किए रहेंगे तभी आप एग्ज़ाम इसको कर भी सकते हैं। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो अचानक से आप एग्ज़ाम में इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 36% अधिक अंकित करता है। तो अगर उसका क्रय मूल्य अगर 100 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? तो इससे 36% अधिक यानी कि 136 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, यानी कि 136 है, इस पर 25% की छूट यानी कि 3/4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4 × 12 1 16, 4 × 16 हो जाएगा। गुणा करूँगा मैं तो 4 × 12 2 हो जाएगा, 3 × 9 और 1 कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा, यानी कि 102 हो जाएगा। ठीक है। कह रहा कि यदि वह 171 का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य कितना होगा? तो देखिए, खरीद के 100 रुपये का लाया था और छूट के बाद से 102 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ उसको मिल रहा है? तो 2 रुपये का लाभ मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में इसे 2 की वैल्यू 171 दिया है, आपसे पूछ क्या रहा है कि अंकित मूल्य यानी कि 136 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो इस 2 को 136 करने के लिए हमें कितने गुना करना पड़ेगा? तो 2 × 6 = 12, 1 16 और 8 बार यानी कि 68 गुना करना पड़ेगा। तो इधर भी मैं क्या करूँगा? 68 से गुणा कर दूंगा। तो 68 से गुणा करूँगा तो 8 × 8 यानी कि लास्ट में तो 8 आना चाहिए। इसके लास्ट में 8 नहीं है, इसके लास्ट में 8 नहीं है, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। ठीक है। तो लास्ट वाले डिजिट मैं सिर्फ निकाल देता हूँ। तो 8 × 8 हो जाएगा, 8 × 7 = 56 को 6 हो जाएगा, और 6 में 1 का गुणा करूँगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। 6 × 6 = 12 को 2, यानी कि लास्ट में 28 आना चाहिए, इसके लास्ट में 98, तो ये आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 60% की वृद्धि करने पर 3580 प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी? तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो 6/10 होती है। इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा तो 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। अगर मैं मान लेता हूँ कि संख्या आपकी 5 है, तो 5 में अगर 3 की वृद्धि करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में इसी 8 की वैल्यू दिया कितना है? तो 35880 दिया है। आपसे संख्या यानी कि 5 की वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल सा मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 3580 और डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगी। तो आपसे 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस क्या करूँगा मैं? दोनों तरफ 5 का गुणा कर दूंगा। तो गुणा कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और 4 × 29 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 और 2 × 17 हो जाएगा। बस इसमें 8 से भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 दूना के 16 हो जाएगा। स्टार्टिंग में 2 आना चाहिए, और अगर ऑप्शन पे देखूं तो स्टार्टिंग में 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा मैं कहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तो ऑप्शन पे एक नज़र जरूर देख लिया करिए, इससे आपका कुछ समय बच जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति भोपाल से इंदौर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और उसी मार्ग से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी? तो औसत चाल बराबर होता है 2xy डिवाइडेड बाई x + y होता है। बस वैल्यू रख दूंगा मैं, तो 2 × 12 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, 24 से आता है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 12 में 24 जोड़ूंगा तो 36 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करूंगा तो 12 × 3 = 36 हो जाएगा। 3 से कट करूंगा तो 8 बार, 8 में 2 का गुणा करूंगा तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी? उसकी औसत स्पीड हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 20% छूट प्राप्त करने के बाद 18,000 में एक उपहार खरीदा। कह रहा है कि उपहार का अंकित मूल्य कितना होगा? तो 20% की छूट पे खरीदा ना, यानी कि अगर वस्तु का अंकित मूल्य 100% है तो 20% की छूट के बाद से मूल्य कितना हो जाएगा? तो 80% हो जाएगा। और इसी 80 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है? तो 1800 दिया है। आपसे उसका अंकित मूल्य यानी कि 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 8 दूना के 16 हो जाएगा, 2 20 हो जाएगा, 8 दूना के 16 हो जाएगा, 4 40 हो जाएगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा। यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22.5 हो जाएगी। तो 100 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 100 से इसमें गुणा कर दूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2250 क्या हो जाएगा? उसका अंकित मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाए तो कितने वर्षों में यह धनराशि 9 गुनी हो जाएगी?
तो चक्रवृद्धि ब्याज पे जो पैसा होता है वो हमेशा जीपी में बढ़ता है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, यानी कि हमेशा गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ता है। तो क्या हो जा रहा है कि 1 से 3 गुनी हो जा रहा है कितने वर्षों में, तो 5 वर्षों में। तो अगले 5 वर्षों में क्या हो जाएगा, इस 3 का 3 गुना यानी कि 9 हो जाएगा। और यही पूछ रहा था कि अपने का 9 गुना कितने वर्षों में होगा, तो 5 वर्ष यहाँ पे, 5 वर्ष यहाँ पे, तो टोटल कितने वर्ष हो जाएंगे, 10 वर्षों में स्वयं का 9 गुना हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी से 25 वर्ष अधिक थी। तो पिता की अगर मैं वर्तमान आयु एफ मानता हूँ तो 9 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, तो f-9, और पुत्र की अगर वर्तमान आयु में s मानता हूँ तो 9 वर्ष पहले इसकी आयु s-9 हो जाएगी। कह रहा है कि पुत्र की आयु के दोगुने से, यानी कि अगर इसका मैं दोगुना कर दूँ और अगर इसमें 25 जोड़ दूँ तो 9 वर्ष पहले पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। कह रहे कि अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराया है। अगर आपको बेसिक से समझना है तो आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2s हो जाएगा, -9 दूना का 18 हो जाएगा और +25 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से अगर इसको जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, तो 5 और 2 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा और ये 2s हो जाएगा। माइनस का 9 जब उधर जाएगा तो यहाँ से f की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसमें 9 जुड़ जाएगा तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो f बराबर 2s और प्लस कितना हो जाएगा, 16। और आपको पता है कि जो यहाँ पे वैल्यू आती है वही क्या होता है, आपका आंसर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मैं मान लेता हूँ कि x वर्ष बाद क्या हो जाएगी, इसकी आयु क्या हो जाती है, अपने पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाती है। तो s वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो s + x हो जाएगी, इसका दोगुना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो f और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, तो 2s हो जाएगा और 2x, एक वाला x जब उधर जाएगा तो प्लस का x से बचेगा। तो यहाँ से अगर मैं इससे कंपेयर कर देता हूँ तो x की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, तो 16 दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16, क्योंकि x वर्ष बाद हमने माना है कि उसकी आयु दोगुनी हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसको विभाजित करती है। तो लास्ट में 5 है तो 2 और 4 इसका आंसर तो नहीं होगा। तो अब मैं 3 से चेक कर लेता हूँ। तो 3 तो आपका विभाजित हो जाएगा, 6 भी विभाजित हो जाएगा, 2 और 1 3 भी विभाजित हो जाएगा, 5 और 4 9, ये 3 से विभाजित हो जाएगा। क्योंकि 3 से विभाजिता का नियम ही कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विहान को 17 घंटे में 886 किलोमीटर दूर चेन्नई पहुंचना है। 8 घंटे के लिए उसकी प्रारंभिक चाल 53 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 8 घंटे में 53 के हिसाब से कितनी दूरी तय कर लेगा, तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा, 8 × 5 = 40 और 2 = 42, यानी कि 424 किलोमीटर की दूरी तय कर देगा 8 घंटे में। आगे कह रहा है कि अगले 150 किलोमीटर के लिए उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 150 ये दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, तो 3 घंटा लगेगा। तो पहले 8 घंटा लग रहा था, अब 3 घंटा, यानी कि टोटल उसका 11 घंटा यूज हो चुका है। और कितनी दूरी तय कर चुका है, तो 4 और ये 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 और 4 और 1 5, यानी कि 574 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में वो तय कर चुका है। कह रहा है कि 17 घंटे के निर्धारित समय में चेन्नई पहुंचने के लिए अब उसे किस चाल से यात्रा करनी चाहिए। तो दूरी अब कितनी बची है, तो टोटल दूरी 886 थी, 574 उसने तय कर दिया है। तो कितनी दूरी बची है, तो ये 5 और 3 8, यानी कि 312 किलोमीटर की दूरी बची है। समय कितना बचा है, तो टोटल 17 घंटे लगने चाहिए, 11 तो यहाँ पे लग गया है, तो और 6 घंटे बचे हैं। तो 312 को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, तो 6 × 5 = 30, 1 12, 6 दूना के 12, यानी कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि sin थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है तो साइन के पावर 120 थीटा प्लस कोसेक के पावर 120 थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए, अगर थीटा का मान अगर मैं 90 अंश रखता हूँ तो ये इसकी वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। तो बस इसमें मैं रख दूंगा तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो दोनों को जोड़ूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABC ने क्रमशः 610, 630 और 1450 का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित जो लाभ में B का हिस्सा 591 है तो A और C द्वारा अर्जित लाभ में कितना अंतर है। तो जो भी आपको इनको लाभ मिलेगा, जिस रेशियो में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उसी में इनको लाभ में हिस्सा भी मिलेगा।
तो अगर मैं रेशियो निकाल देता हूँ तो A रेशियो B रेशियो C कितना हो जाएगा, तो सब में 0 दिख रहा है तो 0 हटा देता हूँ तो 61 रेशियो 63 हो जाएगा और रेशियो 145 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि बी का हिस्सा यानी कि इस 63 की वैल्यू कितना दिया है, तो 591 दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए और सी द्वारा अर्जित लाभ में कितना अंतर है, यानी कि इनका अंतर। तो अगर अंतर निकाल दूं तो 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यानी कि इसकी 84 की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ से मैं एक की वैल्यू निकाल देता हूँ तो 591 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 63 हो जाएगा। 84 की वैल्यू निकालने के लिए 84 का गुणा कर दूंगा, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये एक तो तरीका ही है कि आप इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दीजिए, पर मैं थोड़ा सा अलग बताऊंगा आपको। तो देखिए 4 में 1 का गुणा करूँगा तो लास्ट में 4 आएगा, नीचे यहाँ पे कितना है 3 है, तो देखता हूँ कि 3 में किस चीज़ का गुणा करूँगा तो 4 होगा। तो 3 में 1 का गुणा करूँगा तो ये तो 3 होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 3 में 6 का गुणा करूँगा तो 18, 4 नहीं देगा तो ये भी नहीं होगा। 3 में 5 का गुणा करूँगा तो 15, 5 आ रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही आपका ऑप्शन बच रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 में 8 का गुणा करूँगा तो 24 यानी कि लास्ट में 4 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक समबाहुभुज में 15 भुजाएं हैं तो समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं वाय कोण की अगर माप निकालूं तो वाय कोण की माप क्या होती है, तो 360 बटा जो भुजाओं की संख्या होती है ये वाय कोण हो जाएगा। तो अगर 15 से भाग कर दूंगा तो 15 दूना के 30 हो जाएगा, 6 60, 15 चौको 60, यानी कि वाय कोण का माप हो जाएगा 24 अंश हो जाएगा। तो आपको पता है कि किसी भी बहुभुज में जो वाय कोण है और जो अंतः कोण है इन दोनों का अगर योग करूं तो 180 अंश के बराबर होता है। तो अगर वाय कोण 24 अंश का है, आपसे ये अंतः वाला पूछ रहा है, तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा 180 में से 24 अंश घटा दूंगा। तो घटाऊंगा तो 10 में से 4 जाएगा 6, लास्ट में 6 आना चाहिए, तो ये दो आंसर तो नहीं होंगे। और घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 7, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि 156 अंश हो जाएगा। और 156 अंश ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 3.8 और 0.052 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए अंश का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं और हर का HCF निकालते हैं। तो अगर इसको कन्वर्ट करूँ तो पहले वाले में नीचे 10 आएगा और दूसरे वाले में नीचे कितना आएगा, तो 1000 आएगा। तो इनका अगर HCF निकालूँ तो 10 आएगा, यानी कि अगर भाग दूंगा तो 0.1 का स्थान पर होना चाहिए और 0.1 का स्थान पर ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति को 1 रुपये में 6 बटन बेचने पर 45% की हानि होती है। तो 1 रुपये में 6 बटन अगर बेच रहा है तो 45% की हानि यानी कि 55% की ये वैल्यू है। आपसे कह रहा है कि 10% का लाभ अर्जित करने के लिए, यानी कि 110% की आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि 1 रुपये में उसको कितने बेचने चाहिए बटन। ठीक है, तो मान लेता हूँ कि मैं X बटन बेचने चाहिए। तो देखिए 55 का अगर मैं दोगुना करता हूँ तो 110% हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे दोगुना करेंगे तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं इसका आधा कर दूंगा। तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, यानी कि अगर 1 रुपये में अगर 3 वस्तु बेचता है तो उसको क्या हो जाएगा, इस तरीके से 10% का उसको लाभ अर्जित होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 98 और 18 का मध्यानुपाती कितना होगा। तो सिंपल सा क्या करिए, रूट निकाल दीजिए 98 इंटू 18 का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, तो इसको 98 में 2 का गुणा कर दूंगा तो 100 दूना के 200 हो जाएगा, 200 में से 4 घटा दूंगा तो 196 हो जाएगा। और इंटू यहाँ पे 9 बचेगा, रूट ले लूँगा तो 9 का रूट हो जाएगा 3, 196 का 14 होता है, 14 में 3 का गुणा करूँगा तो 42, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निम्नलिखित को विभाजित करती है। तो इसके लास्ट में 9 है, इसका मतलब 12 और 18, तो इसका आंसर नहीं होगा। अब मैं 7 से चेक कर लेता हूँ। तो 7 एकम में 7, 7 एकम में 7, 1 18 हो जाएगा, 14, 4 हो जाएगा 49, 7 7 49 हो जाएगा, 7 एकम में 7 हो जाएगा, 7 चौको 28, 4 48, ये आपका 7 से नहीं कटेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक ही ऑप्शन बच रहा है 13, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस 5 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत वजन किलोग्राम में कितना होगा, जिसके सदस्यों का वजन जो है वो 40 किलोग्राम, 49, 56, 76 और 35 किलोग्राम है। तो बस इन पाँचों को जोड़ के 5 से भाग कर दीजिए। तो अगर मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 0, 9 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, 15 और 6 21 हो जाएगा, 21 और 5 कितना हो जाएगा,
तो 26 हो जाएगा। 4 और 2 6, 4 10 हो जाएगा। 10 5 15, 15 और 7 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा 25, यानी कि 256 और डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। भाग करूँगा तो 5 5 25, 5 एकम में 5, 1 10, 5 दूना के 10, यानी कि 51.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था 13 अगस्त 2025 को सेकंड शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करा दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।